बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिफ। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2026 में हमारा जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उसको थर्ड शेड्यूल में डालने का फैसला कर दिया, जिससे हमारे फुटवेयर इंडस्ट्री जो है बड़ी परेशान नज़र आ रही है। उनका ये भी कहना है कि ऐसे फैसले हमारी जो है इंटरेस्ट और हमसे पूछे बगैर लिए जाते हैं, जो कि गलत है। इससे हमारे कारोबार की लागत में भी इजाफा होगा, लोग भी बेरोजगार होंगे और एक इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर आएगा। इसलिए आज हम जानेंगे कि आखिर जो हंगामी एक इजलास भी हुआ है उसमें क्या बातें तय की गई हैं और क्या लाएमल फर्दर हुकूमत लेगी और ये क्या डिसाइड करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम अपना ये पैकेज। वफाकी हुकूमत ने आइंदा नए माली साल के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री को थर्ड शेड्यूल में शामिल कर लिया है, जिसके मुताबिक जूतों की फैक्ट्रियों को रिटेलर प्राइस का भी एडवांस टैक्स अदा करना होगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का हंगामी इजलास हुआ, जिसकी सदारत लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम सहगल ने की। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने फाइनेंस बिल 2026 में फुटवेयर सेक्टर को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने की तजवीज़ पर सख्त तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इस इकदाम से सनत को अमली तौर पर मुश्किलात का सामना होगा। फुटवेयर सेक्टर मईशत का इंतहाई अहम हिस्सा है और सनती तरक्की और रोजगार की फराहमी में इसका किरदार बहुत अहम होता है। इजलास में बताया गया कि फुटवेयर सेक्टर को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने के मनफी नताइज बरामद होंगे। हुकूमत की तरफ से स्टेक होल्डर को पॉलिसी साजी के दौरान इत्मीनान में नहीं लिया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि इस शोबे को फौरी तौर पर थर्ड शेड्यूल से निकाला जाए। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि फुटवेयर सनत 70% गैर दस्तावेजी निजाम से वाबस्ता है। 30% इंडस्ट्री मालकान टैक्स नेटवर्क में शामिल है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम सहगल ने वफद को यकीन दिलाया कि इस मामले को हुकूमत के सामने उठाएंगे और कोशिश करेंगे इस मसले को हल करें। इजलास में बताया गया कि अगर हुकूमत ने इकदाम वापस ना लिए तो हजारों अफराद का रोजगार मुतासिर हो सकता है। और ये जो नए बजट में जो इनको थर्ड स्केड्यूल में गवर्नमेंट ने इस बजट में डाला है, तो इस हवाले से हमारे तमाम दोस्तों की बड़ी जो है स्वेयर रिजर्वेशन है। प्रॉब्लम इस वजह से आती है कि हुकूमत बजट बनाने से पहले जो डेलिब्रेशन या तो करती नहीं है, या अगर करती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बजट में सही उस तरीके से नहीं होती। अब ये 21 सेक्टर हैं टोटल, जिनमें से एक हमारा ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो उनको इसमें यानी जब डाला तो अब जाहिर है इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा एक नेगेटिव इकोनॉमी में। मैं नहीं समझता कि ये पता नहीं पॉलिसी किस तरह बनती है और कहाँ पे बनती है। जो लोग स्टेक होल्डर हैं वो तो बाद में उनको पता चलता है, बल्कि बताया जाता है कि हो चुका है। तो मेरे ख्याल में चाहिए ये कि हम अपनी जो भी पॉलिसी बनाएं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको ऑन बोर्ड लें। और इस वक्त जो प्रॉब्लम आई है, ये एक जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर से लोग जो नॉन उनको आप डिस्करेज कर रहे हैं, जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, जो ऑलरेडी सेल टैक्स दे रहे हैं, उनका जो मैकेनिज़्म बना हुआ था आपने सडनली उनको चेंज कर दिया है। और ना सिर्फ ये उनको डिस्करेज करेंगे, बल्कि आपकी जो नॉन डॉक्यूमेंट इकोनॉमी है उसको प्रमोट भी करेंगे। और इसमें सबसे जो मेजर कंसर्न है हमारा, वो अगर मैं इसको कहूँ कि वन लाइनर इसके ऊपर अगर है, तो वन लाइनर यही है कि ये टैक्स ब्रॉडनिंग जो गवर्नमेंट का एक विज़न है कि टैक्स ब्रॉडनिंग होनी चाहिए, तो ये एज ए कम्युनिटी पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन बीइंग द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, तो एज ए स्टेक होल्डर तो हमारी इस पर शदीद रिजर्वेशंस हैं कि ये टैक्स वाइटनिंग नहीं कर पाएंगे हम इस तरह से, बल्कि हमारा जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगा और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया, अली फारूक से जानते हैं। जी अली, बताइएगा क्या असर पड़ेगा इंडस्ट्री पे, फुटवेयर इंडस्ट्री पे स्पेशली, जब ऐसे फैसले कर लिए जाएंगे बगैर उनसे मुशावरत किए। जी अपना फ़ज़ाइल साहब बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी। वफाकी बजट पेश हुआ था ये कुछ हफ्ते, इसके आफ्टर शॉक्स या जो फैक्ट्स हैं उसके सामने आने शुरू हो चुके हैं। उसमें यानी कुछ चीज़ें अब सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, जिसमें फुटवेयर एसोसिएशन, जो पाकिस्तान फुटवेयर एसोसिएशन ने इस वाले से अपना कंसर्न शो किया है और उन्होंने कहा कि जी ये जो इनको थर्ड उसमें हमें शेड्यूल में शामिल किया जा रहा है, तो वो थर्ड शेड्यूल में शामिल करना ज़्यादती है। थर्ड शेड्यूल का मतलब ये है कि एडवांस टैक्स ऑलरेडी दे रही हैं एसोसिएशन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बूटों गैस पे, वो ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एडवांस टैक्स को जमा करवाते हैं। जब ये रिटेलर्स के पास चला जाता है, मतलब कहने का आम दुकानों पे जब डिस्ट्रीब्यूशन या जो खरीदते हैं तो उस वक्त एडवांस टैक्स उनको दे दिए जाते हैं। जितने भी जूते वो जोड़े पेयर्स होते हैं, हाँ, वो उनको एडवांस टैक्स काट लिया जाता है। जाहिर है कि जब उन्होंने पेमेंट पे ही लेने हैं, आगे से पेमेंट उनसे लेते हैं, आगे जब ये रिटेलर्स आगे कस्टमर्स को जब ये बेचते हैं तो वो भी सेल टैक्स काटते हैं।
ठीक अब हो ये फैसला ये किया है इन्होंने बाकी बजट में कि जी इसमें आप ये टैक्स रिटेलर की बजाय मैन्युफैक्चरर काटे। ठीक हो अब ये उन्होंने कहा है कि जी हम अपना टैक्स काट रहे हैं, हम रिटेलर का टैक्स हम क्यों काटें? रिटेलर का टैक्स रिटेलर की जिम्मेदारी बनती है, मेक सेंस। और ये टैक्स हम जो काट रहे हैं इसकी जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने कहा जी खाने पीने की जो चीजें एक्सपायरी हो जाती हैं, जो फैक्ट्रियां हैं वो टैक्स काट देती हैं, वो रिटेलर से भी टैक्स काट देती हैं, क्योंकि उसका टाइम स्पेसिफिकली होता है कि अगर ये 4 या 5 माह या 6 माह बाद ये चीज अगर नहीं इस्तेमाल होगी या इस्तेमाल नहीं की जाएगी खाने पीने की, एक्सपायर हो जाएगी, तो वो रनिंग आइटम में आती, वो 6 माह के अंदर अंदर उसने बिक जाना होता है। जूता वो चीज है जो एक्सपायरी डेट ही जिसकी नहीं है। हाँ। और बाटा में या मुख्तलिफ जो कंपनियां हैं उसमें पड़ा है जूता, तो वो 1 साल बाद या 2 साल बाद 3 साल बाद भी उसका ये नहीं कि वो खत्म हो जाना, एक्सपायर हो गया जी। उन्होंने फिर इस हवाले से प्रेसिडेंट जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीम सहगल साहब से मुलाकात की, और ये अपना चेयरमैन जो है जिनको ऑन कॉल भी शायद अगर वो मिल जाए हमसे राब्ते में आ जाए तो उनको ऑन कॉल भी लेंगे, उनकी क़यादत में ये वफद आया था और उस जिसने अपना कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा जी हम जो कि हजारों की तादाद में जो लोग वाबस्ता हैं इस कारोबार से, हाँ। वो बराह रास्त मुतासिर होंगे। और ऑब्वियसली जब आप रिटेलर की भी एडवांस टैक्स काटेंगे तो रिटेलर को भी मेरे ख्याल से ये महंगा ही जूता देंगे ना, वो जो 36 प्राइस भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, प्राइस भी बढ़ जाएगी और रिटेलर भी उसको आगे महंगा बेचेगा। तो सूरत हाल ये बड़ी गंभीर है इस सिलसिले में। इवेंचुअली और मजे की बात ये फजाइल साहब, हम अक्सर ये प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, स्टेक होल्डर्स से मशावरत ही नहीं की जाती। स्टेक होल्डर्स के पास जब ये डॉक्यूमेंट बन के आ जाता है कि जी ये आपने इम्प्लीमेंट करना है इसको, तो फिर उसको पता लगता है कि हमारे साथ तो ये काम हो, उन पे बॉम्बशेल गिरा दिया जाता है, उनसे मशावरत नहीं की जाती। होना ये चाहिए था कि इनको कंसर्न ये शो करना चाहिए गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को बैठाते, बैठ के सारी मशावरत करते, और फिर इसका एक अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता, नतीजा भी निकल आता, कुछ बात उनकी मान ली जाती, कुछ इधर से मान ली जाती और एक बेहतर चीज सामने आ जाती। ना ये इजलास होते, ना ये कंसर्न शो करते। अब प्रेसिडेंट जो फहीम सहगल साहब है उन्होंने कहा जी वो जाती तौर पे इस वाले से गवर्नमेंट ऑफ यानी हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे, क्योंकि उनकी गुज़श्ता दिनों इसी जो जून में भी और मई के एंड में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी बात हुई, मुलाकात भी हुई, और बजट तजावीज़ लाहौर चैम्बर की कुछ तजावीज़ थी जो कि मनोअन कबूल भी कर लेंगी बजट में, जो कि मैं कहता हूँ खुशाइन चीज़ है। उन्होंने फहीम सहगल ने वफद को यकीन दिलाया कि जी इस हवाले से भी हम बात करेंगे। नहीं तो अली फारूक, इनके पास कोई इंडस्ट्रीज वाले जो है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन मौजूद है जिसको ये हुकूमत को पेश करे और कोई उस पर लायमल तय किया जा सके? वो तो वो सेकंड ऑप्शन यही है कि उन्होंने कहा जी थर्ड जो इसमें लेकर आना है शेड्यूल के अंदर, स्केड्यूल के अंदर लेकर आ रहे हैं, वो हमें ना लेकर आए। अच्छा। और वो कहते हैं हम हमारे साथ मशावरत की जाए, हम गवर्नमेंट को कन्विंस कर लेंगे या हम कन्विंस हो जाएंगे। हाँ। कहते हैं कि किसी भी मुल्क में, उन्होंने कंपैरिजन किया, कहते हैं ना इंडिया में, ना बांग्लादेश में, ना बल्कि रीजनल ममालिक के अलावा जो बाकी डेवलप कंट्रीज हैं उधर भी ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप इस मैन्युफैक्चरिंग की, शूज मैन्युफैक्चरिंग जो सनत है उसको आप थर्ड स्केड्यूल के अंदर लेकर आए। खाने पीने की जो चीजें हैं वो थर्ड स्केड्यूल में आ सकती हैं, क्योंकि उसमें यह कि उन्होंने जल्द से जल्द बिक जाना होता है, यानी कि वो ये नहीं कि सालों साल लग जाएंगे। इनका तो मसला भी ये है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी बड़ा अलार्मिंग है कि 30% लोग डॉक्यूमेंटेड हैं सिर्फ, यानी कि जो टैक्स नेट में आते हैं, जो इस सनत से वाबस्ता है। ठीक होगा। और आउट ऑफ 70% लोग इससे यानी वो टैक्स नेट में नहीं आते। देखें, आप इनको डॉक्यूमेंट के अंदर लेकर आए, उसको आप दस्तावेजी टैक्स के अंदर लेकर आए, आप इनको टैक्स नेट के अंदर लेकर आए। ये हुकूमत का काम है, ये स्टेक होल्डर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको रिटेलर्स को ये फरोख्त कर रहे हैं, जो जिन रिटेलर्स जिनसे खरीदते हैं ये सामान, कम अज कम उनको भी टैक्स नेट में लेकर आए। टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, जिसका ये इम्पैक्ट हो रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ये पाता है, 30% पर सारा बोझ डाला जाए। क्योंकि टैक्स के डर से तो बहुत सारे हमारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो इस डर से अपने आप का जो बिजनेस है वो शो ही नहीं कर रहे होते, और जो भी टारगेट्स होते हैं उनके आपके सामने ही है। तो देखिए जी, वो डे वन से ये तो यही कह रहे हैं कि टैक्स में कमी करें। बात की है। दूसरी मैं आपको ये बात भी बता दूंगा कि एक्सपोर्ट भी होता है पाकिस्तान का, जो जूता है वो बाहर भी ममालिक में जाता है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का जूता एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान में, जिसमें इटली, हॉलैंड में, अमेरिका में, सऊदी अरब
और कुछ और ममालिक में ये जाता है, लेकिन जो अमाउंट है वो बड़ी पीनट्स की शक्ल में है। तकरीबन 15 से 16 अरब डॉलर, 15 से 16 करोड़ डॉलर, यानी ये अरब में भी नहीं है पोजीशन, इसमें करोड़ों में है। और पाकिस्तान में अगर टिनर माफिया और खालों की अगर बात की जाए, वो रिकॉर्ड इस बार भी रिकॉर्ड कहते हैं जी टूट गया, पिछला रिकॉर्ड टूट गया, इतनी खालें इकट्ठी हुई। तो जब पाकिस्तान में शूज के लिए, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की जूते की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी क्वालिटी वाइज। अगर नहीं आप करेंगे, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जूता कम फरोख्त होगा या कौन खरीदेगा। तो अली फारूक, जो अभी एक हंगामी इजलास हुआ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उसमें सब लोग मौजूद थे, प्रेसिडेंट भी मौजूद थे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो उनका एक ये भी कहना था कि अगर हमारे साथ ये टैक्स का ये रवैया रहेगा तो हमारे जो है रोजगार खत्म हो जाएगा, टैक्स हमारे जो है लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बिजनेस की। देखिए जी, ये बड़ी अच्छी आपने बात की, लागत बढ़ जाएगी बिजनेस की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब लागत बढ़ेगी और कुछ लोग कारोबार से भी अपने, जाहिर है कि जब उनकी कॉस्ट बढ़ेगी उनकी सेल में भी ऑब्वियसली कमी आएगी। देखें ना, आप जब कीमत कोई मार्केट में आप लॉन्च करते हैं, नई चीज आती है, उसकी कीमत कम होती है, ऐसे जब वो चल पड़ती है तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, जब कम होती है कीमत तो उसकी सेल ज्यादा होती है कि भाई लोगों को ज्यादा मुतारिफ कराई जाए चीज, क्वालिटी की चीज है, ताकि लोग ज्यादा इसको रागिब हों। तो जब आप पीछे से ही महंगा लेंगे, जी, मार्केटिंग का जरिया यही है ना। अब बजट के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें, जाहिर है बजट की और भी अभी कई चीजें सामने आएंगी। सबसे बड़ी चीज तो फजाइल साहब सामने आई, हमने अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का। हमने ये कहा था कि हुनरमंद लोगों में ये पैसा लगाया जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के दबाव में आई, जो कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा है, और 17% बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में फंड्स ज्यादा मुख्तस किए हैं, ज्यादा बढ़ा दिए हैं, जो मेरे ख्याल से 835 अरब डॉलर के लगभग। इतनी हैवी अमाउंट सिर्फ आपने अल्लाह के वास्ते देने के लिए, मांगने के लिए, मांगने वालों के लिए उनको दे दिया है। ऐसे ना गुर्बत कम होगी फजाइल साहब, ना गरीब कम होंगे, बल्कि इनकी तादाद भी बढ़ेगी, और ना हुनरमंदी, बल्कि चाहिए था, बल्कि इसका कंसर्न शो किया उस इजलास में भी कि गवर्नमेंट को तो चाहिए था बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो फंड्स मुख्तस इतने किए गए हैं, यही फंड्स हुनरमंद अफराद की तरफ मुख्तस किए जाते। यही फंड्स जो आबी ज़खायर हैं पाकिस्तान, उसके लिए इन्होंने पीनट्स रखे हैं, 109 अरब से लेके या 116 अरब रुपया रखा है नए आबी ज़खायर की तामीर के लिए। ये तो तनख्वाहों में और छोटी मोटी चीजों में, कर्जों की अदायगी में चले जाएंगे, तो हमारी तवज्जो ही नहीं है इस साइड पे। और स्किल्ड, उन्होंने कहा था हुनरमंद अफराद को स्किल्ड बनाने के लिए ये पैसे मुख्तस किए जाने चाहिए थे। चले कुछ बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए भी रख लिए जाते हैं नॉर्मल से, बाकी पैसे इधर लगाए जाते, कुछ इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। एसएमई सेक्टर जो है, छोटी इंडस्ट्री है, और आम इंडस्ट्री के हवाले से बजट में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। नहीं तो हमारी इंडस्ट्री तैयार है टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, कोई इकदाम करना चाह रही है, उसमें शामिल होना चाह रही है। तो जो टेस्ट नेट में लोग हैं, उनका मौकफ ये है कि हम पर बोझ डालने की बजाय टेस्ट नेट को वसअत दी जाए, यानी लोग जो के टेस्ट नेट में नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको भी शामिल किया जाए, उनको शामिल किया जाए। जैसे ये फुटवेयर एसोसिएशन का जो आपके साथ जिक्र किया है, इसमें 70% जो लोग हैं एसोसिएशन के, तो सारे लोग टेस्ट नेट में हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सारा कुछ उसमें सिस्टम है। 170 के करीब जो फैक्ट्रियां, जो मालकान है एसोसिएशन इसमें मौजूद हैं, तो वो जनाब टेस्ट भी दे रहे हैं, नेट भी दे रहे हैं, वो सारा कुछ अदायगी कर रहे हैं। असल चीज तो ये है कि जो उसके अलावा हैं, जो सैकड़ों की तादाद में और हैं, वो टेस्ट नेट में नहीं है और वो टैक्स भी कुछ नहीं दे रहे। जो टेस्ट नेट में है उन्हीं पर बोझ डाला जा रहा है। तो ये एक अनफेयर चीज है। गवर्नमेंट को चाहिए उनको भी लाने के लिए, बाकियों को भी लाने के लिए इकदाम किए जाए। इसमें एसोसिएशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आप लोगों से क्यों खरीद रहे हैं, उन लोगों से जो टेस्ट नेट में नहीं है। उनसे आप उनसे सेल परचेस खत्म की जाए या कम कर दी जाए, या उनको शर्त लगा दी जाए कि भाई आप नेट में आ जाए, टेस्ट नेट में आ जाए, तो हम आपसे ये चीजें परचेज करते हैं। तो अगर हुकूमत ये फैसला वापस नहीं लेती तो फिर ये क्या, मतलब कि इनका अगला लाएमल क्या है इंडस्ट्रीज का? जी, अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हुकूमत अगर ये वापस नहीं लेती तो फिर तो ये उन्होंने खुद बता दिया कि जी हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं इसमें, और कई इनके कारोबार में भी कमी आएगी, और जूतों की जो बनाने में भी इस काम में भी कमी आएगी के पास। तो जब आप कीमतें बढ़ा देंगे, जब आप स्टेक होल्डर से मशावरत करके, मशावरत किए बगैर ये ऐसी पॉलिसियां मरतब करेंगे और मुसल्लत करेंगे कि ले जी हमें आपने, ये जो फराइज साहब जो बजट है ना,
ये बजट मैशत की ग्रोथ का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स अचीव करने के लिए बनाया गया है। ये आमदनी की वसूली का बजट बनाया गया कि हमने पैसे कैसे वसूल करने हैं, और ये ऐसे मैशत खड़ी नहीं होती। और यही आपसे अक्सर और बेशतर प्रोग्राम्स में जिक्र करते हैं, 17,500 अरब रुपए का टारगेट इन्होंने रखा है कि इन्होंने टैक्स वसूल करना है। टैक्स आप कैसे वसूल करेंगे? पाकिस्तान में पैसा जो है ड्रेन हो रहा है, पाकिस्तान से पैसा निकल रहा है। इंडस्ट्रियां इस फाइनेंशियल ईयर में भी बड़ी तादाद में बंद हुई हैं, और लोकल इंडस्ट्री आपकी बंद हुई। मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से अपना बिजनेस बंद करके निकल गई हैं, और खुदा न खास्ता ये नए माली साल में भी अगर यही रविश रही गवर्नमेंट की, स्टेक होल्डर की मुशावरत के बगैर आप ये बजट बनाते रहेंगे और उन पर जबरदस्ती की पॉलिसियां मुसल्लत करते रहेंगे, उसका नतीजा ये होगा कि मजीद पाकिस्तान से सरमाया ड्रेन होगा। पाकिस्तान से सरमाया ड्रेन होके दुबई गया था, दुबई के हालात खराब हुए, तो उसके बाद ये पैसा हांगकांग में निकल गया, कहीं मलेशिया निकल गया, सिंगापुर जा रहा है। ठीक कह रही हैं आप, चाइना में भी कहीं जा रहा है पैसा। लेकिन अली फरूक, आप क्या समझते हैं, मजीद भी कोई जेर गौर तजवीज है? मजीद कोई जो हमारी ये है इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी किसी थर्ड शेड्यूल में डालने की सोच रहे हैं? देखिए जी, कई और भी इंडस्ट्रीज होंगी, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। 21 इंडस्ट्रियां हैं मुख्तलिफ जो थर्ड शेड्यूल स्केड्यूल में शामिल की गई, जिसमें एक फुटवेयर एसोसिएशन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है। इजलास के दौरान भी उन्होंने कहा कि जी हमें फैसला मंजूर नहीं है और हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी होगी। अब जो बाकी 20 हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी सामने आ जाएंगी। अब ये कि जिन पर ये बोझ डाला जाएगा वो सामने आते जाएंगे और वो देखते जाएंगे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क फजाइल साहब ये है कि जो बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है कि मौजूदा तौर पर कोई पाकिस्तान के माशी मामला बेहतर हो जाए तो हम IMF के जो इस प्रोग्राम से भी निकल जाएंगे जो सितंबर 2027 में खत्म होना है। और जो बजट आया है उससे तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उसने तो साफ कहा है कि जी हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशंस हैं कि वो IMF के प्रोग्राम से निकलना चाह रही है। तो जो बजट है उससे तो लगता है कि खुदा ना खास्ता 2027 में सितंबर के बाद एक नए प्रोग्राम का हिस्सा न बन जाए। नहीं, लेकिन पहले भी हमारे कारोबारी हजरात का यही कहना है कि हुकूमत हमारे साथ मशावरत नहीं करती और खुद से डिसीजंस ले लेती है, और उससे देखें क्या हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज खत्म होती चली जा रही हैं, इकोनॉमी बैठ रही है। और क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बैकबोन है किसी भी मुल्क की, अगर आप बात करें तो इकोनॉमी जो होती है आपकी इंडस्ट्री से डेवलप होती है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत क्यों नहीं सोच रही, क्या वजह है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी जी। जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे उसके बाद आपके पास जो जी खेलने की जो मैशत को बेहतर करने की जो हदूद है वो बड़ी महदूद हो जाए। अच्छा, उसमें अभी ये बजट जो 2026-27 का जो पेश किया था गवर्नमेंट ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो पहले IMF ने इसको मंजूर किया कि ठीक है जी। पहले जो उनके इतराज़ात थे पेश करते गए तो वो उन्होंने क्या ऐसे नहीं ऐसे कर दिया। आखिरकार जब IMF ने इसको अप्रूव किया जी आप ये ठीक है, आप इसको आप पेश कर सकते हैं, तो वो बजट फिर इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने, मैं समझता हूँ रस्मी तौर पर पढ़ के बता दिया है कि जी ये मामला किए जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बजट में उन्होंने कुछ अच्छी चीज भी जो की है वो भी हम थोड़ा सा बता दें कि एक तो एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दिया है उन्होंने, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। सुपर टैक्स लगाया गया था फजाइल साहब, वो सिर्फ उन्होंने लगाया था फ्लड के मौके पे लगाया था कि जी। अली फरूक, अगर सन्नत से वाबस्ता लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर ऐसे में हुकूमत क्या लाएअमल बनाएगी? देखिए जी, हुकूमत के जो इन हालात में जो बजट पेश किया है हुकूमत ने, तो अपनी वो उधर ये पेश कर रही है कि जी IMF के प्रोग्राम में है, हमें ज़्यादा आपको रिलीफ नहीं हम दे सकते। बात ये है कि जब आपने आमदनी का जरिया बना लिया है गवर्नमेंट से, आप यहाँ से अंदाजा लगा दें, पेट्रोलियम लेवी का टारगेट 1700 कुछ अरब रुपए रख दिया, यानी 1700 से 800 अरब सिर्फ उन्होंने पेट्रोलियम लेवी से बराह रास्त जो पेट्रोल की फरोख्त करके आपने सार्फिन से, पाकिस्तान की कौम से, जो आपको वोट दे के लेकर आए, आपने उनसे वसूल करना है। आप यहाँ से पहले जो रवा माली साल में ये टारगेट कम था, लेकिन इसको बढ़ा के उन्होंने 1700-1800 अरब कर दिया कि हमने ये वसूली इधर से करनी है। पेट्रोलियम को भी उन्होंने जरिया बना लिया है कमाने का, बिजनेस करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की कौम के साथ। ख्वाह वो मोटरसाइकिल है, ख्वाह वो गाड़ी वाला है, ख्वाह वो ट्रक वाला है, वैन वाला है, बस वाला है, उससे उन्होंने वसूल करने ही करने।
अब ये जब वसूल करेंगे तो ऑब्वियसली पेट्रोल की कीमत ज्यादा होगी, और अभी भी खित्ते में ज्यादा है। और कहा यह जा रहा है कि जी अब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी आ चुकी है। अच्छा। जो ईरान के साथ जो मामला तय पाए जा रहे हैं, उसके नतीजे में अभी प्रैक्टिकली तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो अभी तो कमी असल प्रैक्टिकली तो उस वक्त नजर आएगा जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कमी लाए। आलमी सतह पर तो पेट्रोल की कीमत में बहुत हद तक कमी आ चुकी है। अब शहबाज शरीफ साहब, जो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तो अपने आप को खादमे आला कहलाना पसंद करते थे, तो मैं समझता हूं कि आज वो खादमे आजम बन जाए, कम से कम आप वजीर आजम है तो आप इस चीज का इदराक करें। आपने जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया तो बहुत हैवी इजाफा कर दिया कि जी बहुत दिल पर पत्थर बांध के, यानी पेट पे पत्थर बांध के ये मैं फैसला कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था। तो अब ये कीमतें कम, जिस तरह कम हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, अब इसी तेजी से गिरावट आनी चाहिए पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। ये नहीं कि 1 रुपया 2 रुपए 4 रुपए कम है। अगर 50-60 रुपए आपने कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की फी लीटर, तो उसी तनासब से इसको कम होना चाहिए। और कम से कम मैं समझता हूँ जितनी कीमतें कम हो गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे कीमतें इतनी कम हो रही हैं कि पहले भी इसकी नजीर नहीं मिली। अली फारूक, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी कीमतें भी कम होंगी, लेकिन आप क्या समझते हैं इस सिनेरियो में हमारी सनतें और मुलाजमतें जितनी भी हैं कितने खतरे में है? सनतों से वाबस्ता जो मुलाजमतें हैं वो तो खतरे में हैं। जब आपकी सनतें बंद होंगी, बेरोजगारी की शरह बढ़ेगी। अब अंदाजा ये लगा लें कि बेरोजगारी की शरह 1 साल में काफी बढ़ी है, उसकी शरह 3-4% इसमें इजाफा है। गुर्बत की शरह में 8 से 9% इजाफा हुआ है। और जो एक दादो-शुमार आए हैं जिसमें पंजाब में गुर्बत की शरह 22 से 23% तक पहुंच चुकी है। तो मतलब कहने का है कि पंजाब में कोई दूध की नहरें नहीं बह रही कि जनाब सबके लिए रोजगार खुशहाली का शक्ल ही उस वक्त आती है नजर जब लोग रोजगार के साथ वाबस्ता होंगे। जब आपकी बड़ी आबादी और नौजवान जो 67% है आपकी पूरी आबादी का, उसमें बेशतर नौजवान जो है वो बेरोजगार हैं, तो खुशहाली तो नजर नहीं आएगी। सड़कों की सफाई करके तो खुशहाली नजर नहीं आ सकती। पता साहब, जब वो 2 वक्त की अच्छी रोटी अच्छा खाएगा, मजदूर भी गरीब भी, तो खुशहाली उस वक्त आएगी जब कीमतें, जो इन्फ्लेशन रेट जो है आपका कम होगा। जो रेट गवर्नमेंट ने चस्पा किए हैं गोश्त के, उस कीमत पर गोश्त मिलेगा, उस कीमत पर मुर्गी मिलेगी, लेकिन सूरत हाल नहीं है। उस कीमत पर तो सब्जी नहीं गोश्त भी जेन्युइन हो ना, बिल्कुल जेन्युइन मिले ना, सही जेन्युइन का मिलेगा ना। आप मटन का गोश्त है, मैं जनरल बात बता रहा हूं, वो खोते को भी मटन ही कहते हैं। हाँ जी, वो आप कह सकते हैं, लेकिन जो इस टाइम मार्केट में उसकी प्राइस है वो 250 रुपए से लेके 3 से 3,500 तक रुपए पर केजी। देखिए, हुकूमत रेट्स कम करती है, जो आगे से बेचने वाले लोग हैं ना, इनके जमीर मुड़ता है। इनके जमीर देखे ना क्या है। देखें, फिर तो इन्फोर्समेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है ना। अब पैरा फोर्स आपने बनाई है, पैरा फोर्स को आप इस चीज पे भी तो लगाए ना, जो गवर्नमेंट के रेट्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और जो महंगे दामों चीजें बेच रहे हैं, इस पर नजरसानी भी करने की जरूरत है, इस पर इक़दाम उठाने की जरूरत है। जो रही बात ये, नहीं, हमारी सलमा भट्ट साहिबा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं, बहुत बड़े अच्छे पहले ये कहा जाता था कि बड़ी चेन्स को ये हाथ नहीं डालते, छोटे ताजरों को हाथ डालते हैं, लेकिन वो बड़ी चेन्स में भी जाके उन्होंने सील किया। आपने बड़ी अच्छी बात की, सलमा साहिबा जो काम कर रही हैं हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और खातून होके बड़ी दलेरी से उन्होंने इक़दाम किए हैं जो इंडिविजुअली तौर पे मैं कहता हूँ अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर मशीनरी बाकी को भी इसी तरह काम करना चाहिए एक्टिवली, ताकि उसके हमें इम्पैक्ट नजर आए। उन्होंने बड़ी बड़ी चेनों पर हाथ डाला, बड़ा दबाव था उनपे, लेकिन उन्होंने मैं कहता हूँ अच्छा किया, बिल्कुल किया। उन्होंने दबाव होने के बावजूद उन्होंने किया, उन्होंने ब्रेव स्टेप लिया। और ऐसे ही स्टेप बाकी मशीनरी, जो हुकूमती मशीनरी, उनको भी लेने चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए। ऐसे एग्जांपल सेट करेंगे तो फिर बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या वजह है ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है, इसी को क्यों थर्ड स्केड्यूल में इन्होंने डाल दिया? देखिए जी, उन्होंने तो टारगेट पूरे करने, जब फजाइल साहब जब 17,000-18,000 का आपने टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट इकट्ठा करना है, तो उन्होंने फिर हर तरफ ही घुमाना है कि भाई जो भी आता है उसमें जाल में फंसाना है उन्होंने, कि भाई जो आता है उस पर डाल दिया जाए। ये उजलत में बनाया गया बजट है जिसमें आप अंदाजा लगाएं, IMF से मशावरत कर ली गवर्नमेंट ने, लेकिन स्टेक होल्डर से मशावरत करने की उन्होंने बात ही नहीं की। और खुद जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं जी मेरा ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से है, मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साबिक सदर भी हूँ, लेकिन बिजनेस स्टेक होल्डर से मशावरत करना उन्होंने मुनासिब नहीं इस चीज में समझा। फुटवेयर एसोसिएशन के साथ उनको मशावरत करनी चाहिए, मशावरत करके ये इकदाम करें।
और अगर थर्ड स्केड्यूल में वो नहीं आते तो उनको आप भाई ना लेकर जाएं, जब वो एडवांस टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का, तो मजीद वो क्यों रिटेलर का भी उससे आप वही पे वसूल लेते हैं, करना है। हाँ। फिर तो आप वो जूता रिटेलर को भी महंगा मिलेगा। ये एक चीज अभी देखें जी, एडवांस टैक्स जूता रिटेलर तो फिर रह गया, फिर आगे आवाम भी पिसेगी ना, उनसे भी तो महंगा बिकेगा एडवांस ना। टैक्स का मतलब तो फजाइल साहब ये है कि एक चीज अभी बिकी नहीं है, आप उसका टैक्स एडवांस में जमा करवा दें कि पहले एक घर में आपके चीज पड़ी है। हाँ। होना तो ये चाहिए कि जब टैक्सेस उन चीजों पे वसूल किए जाएं जो वो आप बेच देते हैं, जब बेच देते हैं उस पर टैक्स लगाएं, उस पर टैक्स लगा के वसूल करें, सारिफ से भी ले लें। लेकिन ये आप घर पड़ी चीज है उसके कहे जी आप सबसे पहले गवर्नमेंट को तो 18% दे दें, बाकी भाड़ में जाएं, बाकी आपने जितना कमाना है 18% वो अगर गवर्नमेंट को देगा तो खुद भी तो उसने कमाना है, तो सारा सारिफ पे तो इम्पैक्ट पड़ना है। बेसिकली तो इंडस्ट्री ने भी सारिफ से लेना ना, रिटेलर ने भी सारिफ से लेके देना, अपनी जेब से तो टैक्स देना नहीं। तो अवाम भी तो फिर फंसेगी ना, अवाम से भी तो वो डबल चार्ज तो करेगा ना। अवाम ही तो फंस रही है इसमें, तो अवाम ही फंस रही है। हाँ। अब ये जो बजट आया एक्सपोर्टर्स के लिए, उन्होंने कुछ ठंडी हवा का झोंका दिया है, सुपर टैक्स एक्सपोर्टर के लिए खत्म कर दिया है, जो कि मैं समझता हूँ खुशाइन चीज है। 8-10% था, 10% था, वो खत्म कर दिया, बिल्कुल ही जीरो कर दिया। इसके एडवांस टैक्स भी था जो एक्सपोर्टर पे, वो भी मैं समझता हूँ खत्म कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये, जो आपकी मकामी सनत है उसको आप क्या फैसिलिटी कर रहे हो? उस पे तो फिर भी सुपर टैक्स आपने लगाया, उसमें 2% कमी की है, 10 से आपने कर दिया 8% पे। वो आप उसका भी खत्म करें। आपने तो वादा किया था कि हमने सिर्फ फ्लड के लिए सुपर टैक्स लगाया है, लेकिन सुपर टैक्स तो बजट का हिस्सा बन गया है, आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया गया है इसको, कि भाई आपने हर हाल में इस पे लगाना है। खित्ते में किसी मुल्क में आप चले जाएं, सबसे ज्यादा टैक्स जो है पेट्रोल पे पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं, और खित्ते में कहीं भी आप चल जाएं, हर चीज पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है। खित्ते में कहीं भी चल जाए, डॉलर की जो रेशियो है वो भी सबसे जो पाकिस्तान में है, यानी रुपए की कदर जो गिरी है, सबसे महंगा डॉलर पाकिस्तान में आपको मिलेगा। तो सब इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है, तो भाई यहाँ तो आप रस्तू तो है नहीं। हाँ। ये 2027 का ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसकी मैं बता रहा हूँ जो हालात इस टाइम नजर आ रहे हैं इकोनॉमिकली, मुझे नहीं लगता हुकूमत पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकलने जा रही है। IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान को फंसा दिया गया। फिलहाल पाकिस्तान की हुकूमत अपने अखराजात कम करने की बात नहीं कर रहे। बजट के अंदर तो फाइनेंस मिनिस्टर को चाहिए था अपने जो हुकूमती अखराजात भी कम करने के लिए भी कोई इकदाम जो किए हैं वो भी बताए जाते हैं कि जी हमने अपनी बचत के लिए करके ये कटौती कर दी अपनी। हाँ। हुकूमत ने अपने अखराजात में कट लगा दिया। हाँ। लेकिन उसका कोई जिक्र ही कोई नहीं किसी किस्म का। ठंडे कमरों में बैठ के आप फैसले हुकूमत की, पाकिस्तान की अवाम के फैसले करेंगे तो यकीनी तौर पर गैर मकबूल फैसले होंगे, और हुकूमत की मकबूलियत में भी कमी आती जाएगी। और यहां से आप अंदाजा लगा लें कि कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2000 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नाज़रीन। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। स्टे ट्यून्ड।